बच्चों का इसमें इम्पॉर्टेंट है। अगर तो फीमेल कोई आना चाह रही है और बच्चों के साथ आना चाह रही हैं, जद्दा कॉन्सुलेट जर्मन कॉन्सुलेट में गए थे अपने सबमिट करवाने के लिए, तो उनकी जो वीज़ा है इनका वो रिफ्यूज़ हो गया है। अपनी कार में आपको दिखाऊंगा जब मेरे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे मैंने जर्मनी का वीज़ा कैसे लिया था, वो भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल और सबसे इम्पोर्टेंट उसमें मेरी राय। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपको टाइटल से तो पता लग गया है कि मैं आज आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार बहुत ज़्यादा शुक्रिया, मुझे जितने मैसेजेस आप लोगों ने सेंड किए, ऑलमोस्ट कोई 400 के करीब मैसेजेस मुझे रिसीव हुए हैं। यूट्यूब पे हैं और कुछ मैसेजेस इंस्टाग्राम पे भी रिसीव हुए हैं उसके अलावा। तो इतने मैसेजेस आपने किए, मुझे मैसेजेस देख के भी खुशी हो रही है। उसके अलावा जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने दुआएं इतनी दी हैं और वो देख के और सुन के तो अच्छी फीलिंग आती है। मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आई डोंट नो मैं सही नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। अगर कोई नाम प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हो जाए तो वो एक्सक्यूज़ कर देना, क्योंकि वो कुछ नाम ऐसे हैं वो समझ नहीं आए। जिस तरह फॉर एग्जांपल इसानी अब्बास ट्रैवल व्लॉग्स हैं, ये साहब हैं, ये मेरे ऑलमोस्ट हर अभी तक वीडियो पे इन्होंने कमेंट किया है और विशेष दी हैं। पाक जीप से हैं, कोई ये करते हैं मैसेजेस। अब्दुल्ला राशिद हैं, जंगजू अफरीदी हैं, जंगजू अफरीदी 9525, बड़ा जंगजू नाम है इनका। उसके अलावा है काशिफ शकूर हैं साहब, अजीज भट्टी हैं, यावर खान 6647 इनका आईडी है। ये तकरीबन हर वीडियो पे मैसेजेस सेंड कर रहे हैं। तो यार आप सभी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और इसके अलावा भी और बहुत सारे जो मैं नाम नहीं मेंशन कर सका, तो ये भी वैसे फेयर नहीं होगा कि मैंने चंद एक मेंशन किए नाम और चंद एक के नाम में मेंशन करूं, लेकिन जिनके नाम मैं नहीं भी मेंशन कर सका उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने इतनी बेस्ट विशेस दी। बल्कि यकीन माने मुझे ज़्यादा खुशी उस दिन होगी जिस दिन मुझे कोई ऐसे मैसेजेस आए कि अदनान भाई आपकी शेयर की हुई इंफॉर्मेशन हमने यूटिलाइज़ की और उससे हमारा कोई फ़ायदा हुआ। अगर कोई ऐसा मैसेज आएगा तो बिलीव मी, मैं उस चीज़ का इंतज़ार है कि मुझे ना फिर महसूस होगा कि हाँ, जो मैं एफर्ट कर रहा हूँ, जो मेरा फर्स्ट पर्पस है इस चैनल बनाने का, वो पूरा होना स्टार्ट हुआ है। जी, तो क्वेश्चंस का आगाज़ करते हैं। आपके क्वेश्चंस, जो पहला है सवाल वो किया है चौधरी अल्लाह दाद खान साहब ने। उन्होंने मेंशन किया है जी कि उनका बेटा है जो कि BS टूरिज्म कर रहा है और हॉस्पिटैलिटी में कर रहा है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में। तो एडवाइस करूं उनको जी कि कोई यूनिवर्सिटी है या कोई स्कॉलरशिप है, तो जनाब आपसे रिक्वेस्ट ये है कि स्कॉलरशिप भी मिल सकती है या ऑफ कोर्स इसमें मास्टर स्टडीज़ तो डेफिनेटली होगी। मैं बहुत ही जल्द एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मेंशन करूंगा जो आने वाला नेक्स्ट सेशन है, जो समर सेशन होगा 2024 का, जिसकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं अप्रैल से। उनके एडमिशन अभी ओपन होने वाले हैं। अच्छा, वैसे वो यूनिवर्सिटीज़ जो बैचलर या ख़ास तौर पे मास्टर्स समर सेशन स्टार्ट करते हैं, और समर सेशन से मेरी मुराद है अप्रैल, किसी भी साल का अप्रैल, तो वो उनकी तादाद रिलेटिवली कम होती है। विंटर सेमेस्टर ज़्यादा होते हैं। मैं आने वाले दिनों में इस पर वीडियो बनाऊंगा कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रही हैं समर सेशंस, तो उन पे अप्लाई कैसे करना है। अब हम अगस्त में हैं, अगस्त या सितंबर में उनके एडमिशन ओपन हो जाते हैं और तकरीबन अक्टूबर तक रहते हैं। तो आप लोगों के पास वो चांस होगा, अगर कोई जल्दी आना चाहता है तो उसको कोई अपना प्रोग्राम मिल जाए तो आप अप्लाई कर ले, अदरवाइज फिर नेक्स्ट ईयर तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा मैसेज है जी प्रशांत पाटिया साहब का, और लिखते हैं जी, हेलो सर, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई वांट टू कम टू जर्मनी बट आई डिड नॉट फाइंड एनीबडी हु कैन हेल्प मी। आई हैव सम रिलेटिव्स इन जर्मनी बट दे आर नॉट हेल्पिंग। तो यार इसमें अगर आपके फ्रेंड या कोई रिलेटिव हैं जर्मनी में और वो नहीं हेल्प कर रहे, तो भाई आप अपनी हेल्प आप खुद करो। आप देखो, अगर आपने स्टूडेंट वीज़ा पे आना है तो उसके लिए कोई अपनी स्टडी देखो, आपने बैचलर करना है या मास्टर करना है या आपकी क्या क्वालिफिकेशन उसके मुताबिक। अदरवाइज जर्मनी में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, उस पर भी मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं जॉब से रिलेटेड। तो आप जर्मनी में जॉब ढूंढो और डायरेक्ट जॉब पे आ जाओ। आपको तो आज का दौर ऐसा है, किसी रिलेटिव की उस तरह ज़रूरत ही नहीं है कि कोई आपको स्पॉन्सर करेगा तो फिर आपने आना है। आप अपने खुद आ सकते हो, अपनी हेल्प खुद करो। तीसरा सवाल है जी डॉक्टर बीना खान का। ये लिखती हैं, जॉब सीकर वीज़ा के लिए कितना बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है और क्या बच्चों को लाया जा सकता है इस वीज़ा पे। यार ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि ये सवाल मुझे चौथी या पाँचवीं मरतबा आया है मुख्तलिफ लोगों से, इससे मिलता जुलता।
एक दो लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट किया था इसी सवाल से रिलेटेड। तो मैं इसे मुख्तसर बता दूं कि अगर आप जॉब सर्च वीज़ा पे आ रहे हैं तो उसका बेसिक रूल ये है कि आपने पर मंथ 930 यूरोज एज एन इंडिविजुअल आप अपने बैंक अकाउंट में पर मंथ के हिसाब से रखने हैं। आजकल तो जो जॉब सर्च वीज़ा है वो अवेलेबल है 6 माह के लिए ना। जो 1 साल वाला जॉब सर्च वीज़ा है वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसके लिए इन्फॉर्मेशन यही है कि क्वाइट पॉसिबल वो इस साल के एंड 2023 के एंड तक या नेक्स्ट ईयर लेटली फरवरी मार्च तक वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन कोई भी आप जॉब सर्च वीज़ा लेंगे तो एक इंडिविजुअल अगर 6 माह के लिए आ रहा है तो 930 को आप 6 से मल्टीप्लाई करें, इतने आपके पास फंड्स होने चाहिए जो आपने डिपॉजिट करने हैं अपने अकाउंट में, और फिर आपको जॉब सर्च वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक साल वाला ले रहे हैं तो फिर आप जारी बात है 934 को वो 12 माह है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दें। बच्चों का इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर तो फीमेल कोई आना चाह रही हैं और बच्चों के साथ आना चाह रही हैं तो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आई डोंट नो, ये उनके लिए टफ हो सकता है। क्योंकि अगर आप बच्चों को साथ लेके आ रहे हैं तो जाहिर बात है एक तो आपने फंड्स उनके भी उसी तरह पर इंडिविजुअल के हिसाब से पहले ब्लॉक करवाने हैं अपने अकाउंट में। वो होंगे आप ही के पैसे, आप ही नहीं इस्तेमाल करने हैं, लेकिन वो आपने श्योरिटी देनी है जी कि आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं ताकि आप यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। अगर जॉब 1-2 महीने 4 महीने नहीं मिलती तो फिर आपने क्या करना है। लेकिन बच्चों के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जितने भी बच्चे हों, जैसा इंस्टाग्राम पे जिसने मुझे कॉन्टेक्ट किया था उस फीमेल के भी 2 बच्चे थे। तो आप देखो बच्चे जब यहाँ पे आ जाएंगे तो आप इन टोटल 3 पर्सनस हो तो आपको उस हवाले से अपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। आप बेशक छोटा अपार्टमेंट लो लेकिन आपको अपार्टमेंट लेना पड़ेगा क्योंकि जर्मनी में पर पर्सन तकरीबन 12 to 14 स्क्वायर मीटर एरिया होना चाहिए, लिविंग एरिया किसी बंदे के लिए। और दूसरा ये कि जब आप बच्चों के साथ हो तो डिपेंडिंग अपॉन बच्चों की एज कितनी है, क्या आप उन्हें घर पे छोड़ के कोई इंटरव्यू देने जा सकते हो, या अगर बच्चों की एज स्कूल वाली है तो पहले आप उनके स्कूल के एडमिशन करवाओगे, उस पर कॉन्सेंट्रेट करोगे, या आप कॉन्सेंट्रेट करोगे जॉब सर्च पे। तो मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा टफ हो सकता है। पॉसिबल है, आना पॉसिबल है। जॉब सर्च वीज़ा बच्चों के साथ मिलेगा कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल अप्लाई किया जा सकता है। कोई आपकी जेन्युइन रीजंस हो तो आप वो मेंशन करें अपने लेटर में या इंटरव्यू में उनको बताएं एम्बेसी में। लेकिन मेरा फिर भी कहना है कि ये टफ हो सकता है, तो ये सोच समझ के करें अगर ये करना होगा। उससे बेहतर ये है कि बंदा स्टडी के लिए आ जाए, स्टडी के लिए आ जाए, स्कॉलरशिप के लिए आ जाए, ताकि यहाँ आके बंदा स्टडी करे, इस सिस्टम में एक तो इन्वॉल्व हो जाए और फिर प्रेशर नहीं होगा क्योंकि जो स्टूडेंट है उसके रिलेटिवली एक्सपेंसेस कम होंगे, ख़ास तौर पे हेल्थ इंश्योरेंस और ख़ास तौर पे सोशल कंट्रीब्यूशन जो आपने पे करने हैं तो वो एक्सपेंसेस रिलेटिवली कम होंगे। और बीइंग स्टूडेंट मुमकिन है आपको जो अपार्टमेंट मिले वो भी सस्ता मिल जाए, तो उसमें थोड़े से फ़ायदे हैं। अपनी स्टडी भी मुकम्मल करें और उसके बाद जॉब तलाश करें। लेकिन अगर आप डॉक्टर हैं जिसके में उनका नाम डॉक्टर बीना है तो फिर आप जॉब सर्च वीज़ा अप्लाई करें। डॉक्टर के केस में तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, जर्मनी में तो डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। उसमें फिर ये इंपॉर्टेंट होगा कि आपको लैंग्वेज करनी पड़ेगी, जर्मन लैंग्वेज, और ख़ास तौर पे डॉक्टर्स के लिए तो लेवल भी जो है वो C1 है। उसमें फिर यहाँ पे आके एक एग्ज़ाम भी पास करना पड़ता है डॉक्टर्स को। डॉक्टर वाली वीडियो भी वेरी सून मैं बनाने वाला हूँ क्योंकि डॉक्टर के प्रोफेशन के मुतालिक काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो इकट्ठे हो गए हैं, तो वो डिटेलिंग वीडियो कमिंग सून आने वाली है, तो आप वो लाजमी देखिएगा, उसमें भी ज़्यादा मैं अच्छे तरीके से बताऊँगा। उसके बाद वही एक दूसरा सवाल है, डॉक्टर फाहद हैं कि ब्रदर कोई 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन वाला लॉ भी चेंज हुआ है। 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन पे जर्मनी में आना पॉसिबल है। मैंने यहाँ पे जर्मनी में पाकिस्तानी स्टूडेंट देखे हैं जिन्होंने FSC पाकिस्तान से की थी और उसकी बेसिस पे यहाँ पे बैचलर्स में एडमिशन ले लिया। वो पहले उनको जो एग्जैक्ट उन्होंने बैचलर करना हो उससे पहले किसी 1 साल के वैसे कोर्स में एडमिशन लेना होता है। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं उनसे भी ना बात करता हूँ और एक इंटरव्यू अरेंज करता हूँ उनका कि वो कैसे आए थे 12 इयर्स या 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन की बेस पे जर्मनी में, तो वो आपको बेहतर बताएंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा ख्याल ये बेहतर आइडिया, मैं वो जल्दी बनाऊंगा उस बारे में भी। उसके बाद है जी मोहम्मद अख्तर साहब लिखते हैं, ओ भाई आप जर्मनी में नहीं रहते तो ये सब कैसे बता रहे हो। अख्तर साहब मैं जर्मनी में ही रहता हूँ और मैं जर्मनी में पिछले तकरीबन 11 सालों से यहाँ पे रह रहा हूँ, मोर देन 10 ईयर्स रह रहा हूँ, 11 साल होने वाले हैं। तो ये जो इतनी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहा हूँ ये काफ़ी एक्सपीरियंस भी है इस हवाले से, तो वो उस बेस पे आपसे शेयर करता हूँ।
उसके बाद है जी काशिफ शकूर साहब, वो कह रहे हैं वेल एक्सप्लेन्ड। अच्छा ब्रदर, आई एम टेक्नीशियन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इन PTCL। आई हैव 5 years एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। जर्मनी में इसकी जॉब मिल सकती है? यार टेक्नीशियंस किसी भी फील्ड के हों, हर फील्ड में जॉब है, और ख़ास तौर पे जिस तरह आपने टेक्नीशियन आपने ऑप्टिकल फाइबर का मेंशन किया है, इसमें तो डेफिनेटली है, क्योंकि जर्मनी में पिछले 2 सालों से तकरीबन 2-3 सालों से ये प्रोजेक्ट चल रहा है कि वो ऑप्टिकल फाइबर हर जगह पे डिप्लॉय कर रहे हैं। पहले जर्मनी में ऑप्टिकल फाइबर पे जो इंटरनेट है या जो दूसरी सर्विसेज हैं वो उतनी आम नहीं थी। एक ही कंपनी थी जिन्होंने फाइबर ऑप्टिक बिछाई हुई थी, लेकिन अब तो वो अपने प्रोजेक्ट को और बड़ा कर रहे हैं, फाइबर टू दी होम और फाइबर टू दी ऑफिसेज और पता नहीं क्या क्या। तो बिल्कुल इसकी जॉब्स हैं, आप ज़रूर अप्लाई करना। वही वाली वीडियो देखो जो जॉब सर्च वीज़ा वाली है, वो उसका लिंक मैं लेफ्ट और राइट पे आपको मेंशन कर दूंगा, तो वो वीडियो देख के तो आप जॉब सर्च वीज़ा अप्लाई करो। आई एम प्रीटी श्योर कि इंशाल्लाह आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। उसके बाद है शिवम वेदी, आई गेस इनका नाम है, और ये पूछ रहे हैं कि डॉक्टर्स की सैलरी क्या है जर्मनी में। सैलरी के मतलब भी मैंने इन्फॉर्मेशन बताई हुई है डिटेल वाली, वो आप जरूर देखिएगा। जो फ्रेश डॉक्टर्स होते हैं उनकी सैलरी तकरीबन 60,000 यूरोज पर ईयर से स्टार्ट होती है, यानी कि 5,000 यूरोज पर मंथ, और ये ब्रूटो सैलरी है, नेटो नहीं। 5,000 यूरोज अगर ब्रूटो सैलरी हो तो उसमें जो नेटो बनेगी, जो नेट सैलरी आपके पास आएगी, वो तकरीबन 3,000 से 3,100 यूरो, कोई ऑलमोस्ट इतने बनेंगे। सैलरी कितनी है और कैलकुलेट कैसे करनी है उसकी वीडियो भी वो आप डिटेल में देखें तो आपको इसका ज़्यादा मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी वहाँ से। फिर उसके बाद एक और ब्रदर हैं, इन्होंने अपना नाम नहीं मेंशन किया हुआ, कोई आईडी है, ये कहते हैं यूज़र टीवी, इनकी कोई आईडी है। ये कह रहे हैं जी भाई अपनी कार पे भी वीडियो। हाँ यार, कार के ऊपर ना मुझे काफ़ी सारे लोगों ने मैसेजेस किए हैं, इंस्टाग्राम पे भी किए हैं और ये यूट्यूब पे भी करते हैं कि ब्रदर आपकी बहुत सारी वीडियोस हैं जो आप कार में बनाते हो, तो किसी दिन हमें जर्मनी में एक तो कार अपनी दिखाओ, उस पर भी वीडियो बनाओ कि कौन सी है, और दूसरा वैसे जर्मनी में कार बाय करना, परचेज करना कितना कि डिफ़िकल्ट है। अपनी कार मैं आपको दिखाऊंगा जब मेरे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे 1,000 सब्सक्राइबर्स की खुशी में मैं आपको अपनी कार दिखाऊंगा और उसकी जो स्पेसिफिकेशंस है वो भी बताऊंगा। उसके अलावा जो कार है जर्मनी में कैसे बाय करनी है, किन की चीज़ों का ख्याल करना होता है और कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कार के खर्चे कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें इनकमिंग वीडियोस आएंगी, यानी कि इस पर भी वीडियोस आप बना के आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। उसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस वाला मैंने मार्क किया हुआ है। इसके साथ ही पाकिस्तान से, इंडिया से जितने लोग आते हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ से बनवा के आओ, गाड़ी का, कम से कम गाड़ी का। और अगर आपको शौक है कि आपने बाइक चलानी है, आपको पता है पाकिस्तान में, आई गेस इंडिया में भी ऐसे होता होगा कि अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी का बनवाओ तो वो बाइक का तो वो टेस्ट भी नहीं लेते, वो उसमें वैसे ही इंक्लूड कर देते हैं। यहाँ पे जर्मनी में बाइक का ड्राइविंग लाइसेंस एक्स्ट्रा करना पड़ता है अगर आपने जो आपकी बाइक है उसका इंजन 125 सीसी से बड़ा हो तो जो बाइक 125 सीसी से ज़्यादा बड़ा जिसका इंजन है उसी को तो चलाने का मज़ा है। तो आप लोग ये वहाँ से पाकिस्तान से इंडिया से करके आओ, पैसे काफ़ी सारे बचा सकते हो, आप टाइम बचा सकते हो। आपको डेफिनेटली यहाँ आके ड्राइविंग लाइसेंस करना तो पड़ेगा, लेकिन इसके फ़ायदे हैं, वो मैं अगेन जब ड्राइविंग वाली वीडियो बनाऊंगा सून इंशाल्लाह तो उसमें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों, लेकिन आप इसको वैसे याद कर लो कि बना के वो अच्छी बात है। या अच्छा, उसके बाद है जी हुसैन अली साहब लिखते हैं कि मुल्तान में जर्मन लैंग्वेज का कोई टीचर अवेलेबल नहीं है। अच्छा, मैं लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा जोर दूंगा, इस बारे में मैंने पहले भी बात की है कि जर्मनी में आपने रहना है, आप जॉब के लिए यहाँ आ रहे हो तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश बेसिस पे जॉब मिल सकती है, चांसेस आर देयर, बट आपने अपने चांसेस को बढ़ाना है तो वो जाहिर बात है पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती हैं अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती हो। ठीक है, अगर आप इमेजिन करो कि आपके इंग्लिश बेसिस पे चांसेस 30% 40% है, तो बीइंग हैविंग प्रोफिशिएंसी ऑफ जर्मन लैंग्वेज आपके चांसेस 90% 95% चांसेस है कि आपको जॉब मिल जाएगी जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो। वो उसके बाद जाहिर बात है और कंडीशंस भी हैं कि जी आपका एक्सपीरियंस कैसा है या नॉलेज आपके पास कैसा है, लेकिन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी ऐसे सिटी में रहते हो पाकिस्तान में या इंडिया में, बड़े शहरों में तो वैसे ऑलरेडी स्कूल मौजूद हैं, लेकिन अगर फिर भी किसी सिटी में स्कूल मौजूद नहीं है तो ब्रदर यूट्यूब पे इतना मटेरियल अवेलेबल है, आप मेंशन करो उस पे जी कि जर्मन लैंग्वेज कोर्स, बेसिक कोर्स A1 उसको बोलते हैं,
तो वो A1 भी दिखाएगा, बल्कि A2 के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, B1 के भी अवेलेबल हैं। मैंने फॉर एग्जांपल चंद दिन पहले मैं ये वीडियो देख रहा था, आई गेस ये कोई पाकिस्तानी टीचर हैं, इनका नाम है आमिर रफ़ीक साहब और इनका यूट्यूब चैनल है लर्न जर्मन विद आमिर रफ़ीक। मैं इनको पर्सनली जानता नहीं हूँ और आई होप कि भी मैं इनको यहाँ पे टैग कर रहा हूँ या मेंशन कर रहा हूँ तो इस चीज़ को माइंड नहीं करेंगे, बल्कि ये इनके लिए तो खैर बेहतर है कि मैं इनको यहाँ पे प्रमोट कर रहा हूँ इनके चैनल को, कि इनकी मैंने 1-2 वीडियोस देखी हैं, तो ये उर्दू ज़ुबान में, या आप उसे हिंदी समझो, उस ज़ुबान से आपको समझाते हैं और ये इन्होंने अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ था। थोड़ा सा ये टाइम ज़्यादा लेते हैं, लेकिन वो जो टाइम इन्होंने वीडियो थोड़ी अगर लंबी की हुई है तो वो आप ही के लिए बेहतर है, क्योंकि ये आपको सही तरीके से किसी वर्ड को प्रोनाउंस करना सिखाते हैं। अगर आपने इनकी वीडियो नहीं देखनी तो इसके अलावा और बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं जो इंग्लिश से जर्मन आपको सिखाते हैं। अगर आपने इंग्लिश से जर्मन देखनी है तो वो भी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, और अगर आपने उर्दू या हिंदी से सीखनी है तो वो तो फिर इनका चैनल है। लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है जी कि मुल्तान में कोई जर्मन लैंग्वेज स्कूल नहीं है। ब्रदर, ऑनलाइन स्कूल अवेलेबल हैं, आप करो, करने वाले बनो, सब कुछ काम हो जाएंगे। उसके बाद है जी राजूद 9625, ये लिखते हैं, डियर सर, माय वाइफ वांट्स टू डू PhD इन इंग्लिश विद फुली फंडेड यूनिवर्सिटी, प्लीज हेल्प टू फाइंड सच यूनिवर्सिटीज, थैंक इन एडवांस। वो आप गूगल पे मेंशन करें, आपके सामने बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी। आप पहले स्पेसिफाई करें कि आपने बाकी वो जर्मनी में देखनी है किसी और में देखनी है, और अगर जर्मनी में देखनी है तो आप यही देखें जी कि अपना टॉपिक अपनी वाइफ से बात करें कि उनका जो भी टॉपिक है, जो भी रिसर्च एरिया उनका है इंटरेस्ट, वो मेंशन करें और PhD स्कॉलरशिप ज़रूर उनको मिलेंगी। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, जो फुली फंडेड का आपने नाम मेंशन किया है, फुली फंडेड से मुराद अगर आप की जो PhD है वो एज ए रिसर्च असिस्टेंट हो तो उसमें फिर आपको पैसे मिलते हैं, आई गेस ऑलमोस्ट लाइक कोई 4000 यूरोज़ पर मंथ तक वो सैलरी आपको देते हैं जी। ये कोई 4000 फिक्स नहीं है, क्वाइट पॉसिबल ज़्यादा भी हो सकती है, क्वाइट पॉसिबल हाफ हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल ज़ीरो हो। तो ये डिपेंड कर रहा होता है प्रोफेसर पे, उसके पास जो अवेलेबल बजट है उसके ऊपर। तो उसके बाद ब्रदर सवाल तो बहुत सारे हैं, मैं 2-3 सवाल और आपसे करता हूँ शेयर, और उसके बाद आज की वीडियो को वाइंड अप करेंगे। आखिर में मैंने आपसे एक मैसेज ज़रूर इंपॉर्टेंट शेयर करना है, और वो आखिरी सवाल मैंने एक स्पेसिफाई मेंशन किया हुआ है, वो आप ज़रूर देखिएगा, वो इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, ये जैन साहब कह रहे हैं कि ये कोई टेलीकम्युनिकेशन में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और जद्दा कॉन्सुलेट, जर्मन कॉन्सुलेट में गए थे अपने सबमिट करवाने के लिए, तो उनकी जो वीज़ा है इनका वो रिफ्यूज़ हो गया है। ये बड़ी रेयर है, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं है। अगर तो आपको वाकई किसी कंपनी से जॉब कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हुआ है तो फिर नॉर्मली जो कॉन्सुलेट हो या जर्मन एम्बेसी हो वो वीज़ा रिजेक्ट नहीं करती, क्योंकि उनको तो पैसे मिलने हैं। आप यहाँ पे आओगे, काम करोगे, तो आप यहाँ के जो सोशल सिस्टम है उसमें कंट्रीब्यूट करोगे, आप यहाँ पे टैक्सेस पे करोगे। मेरा ख्याल है यकीनन इसमें कोई ऐसा होगा कि या तो कोई आपने डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट मिस कर दिया है जो आपने अपने वीज़ा एप्लीकेशन में मेंशन नहीं किया या साथ अटैच नहीं किया, या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन लाजमी मिसिंग होगी। आपको चाहिए कि दोबारा उनके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करो और वहाँ जाके उनसे पूछो कि क्या ऐसा मामला है, या अपने साथ एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट सारे साल लेके जाना एक बार दोबारा, और एक बार वहाँ पे ड्यूरिंग इंटरव्यू या उनसे बात ज़रूर करना कि जी पहले ऐसी कौन सी रीज़न थी जो वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। बाज़ जो वीज़ा रिजेक्ट होता है वो मेंशन रीज़न नहीं करते होते, ना बताते होते हैं, लेकिन ये आप पे है कि आपने कैसे वो उनसे ये इन्फॉर्मेशन निकलवानी है। इससे मुझे एक किस्सा याद आ गया। मैं वैसे तो जर्मनी में रहता हूँ तकरीबन 10-11 सालों से। मैंने जर्मनी का वीज़ा कैसे लिया था वो भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो वो भी इंशाल्लाह फिर कभी आपसे शेयर ज़रूर करूँगा। अगर आपको महसूस हो ऐसे कि वो आपको वीज़ा नहीं दे रहे तो उनके पास जेन्युइन रीज़न कोई होनी चाहिए। ऑफ कोर्स आपने वहाँ पे खुदा न खासा कोई झगड़ा नहीं करना या आपने कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं एक्सचेंज करने वहाँ पे एक दूसरे के साथ, लेकिन आपने अपनी मोटिवेशन शो करनी है जी कि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप क्यों नहीं जाओ जर्मनी, या अगर आपके पास जॉब लेटर भी है तो वो क्यों आपको रोकें, कोई रीज़न वैलिड पेश करें। अच्छा, उसमें एक और है जी वकास अनवर साहब, ये लिखते हैं, ब्रदर आई हैव क्वेश्चन रिगार्डिंग टैक्स। I am married and I have 3 children. My wife and children live in home country, but I am working in Germany. Then how much I will pay tax like as a married person or as a single person? यार अगर तो आप ऑलरेडी जर्मनी में हो और काम कर रहे हो तो फिर तो आपको जो सैलरी मिल रही होगी उसमें से ऑटोमेटिकली टैक्स डिडक्ट हो रहे होंगे। एज लॉन्ग एज योर वाइफ और चिल्ड्रन आर नॉट रजिस्टर्ड इन जर्मनी, तो आप की जो टैक्स क्लास है वो 1 होगी,
जिसमें हाईएस्ट टैक्स पे करना होता है। हाँ, अगर आपकी वाइफ या बच्चे यहाँ पे रजिस्टर होते तो फिर आपकी टैक्स क्लास 1 से 3 पे शिफ्ट हो जाती और 3 पे टैक्स रिलेटिवली कम होता है। और चूंकि आपके माशाल्लाह बच्चे भी 3 हैं, तो अगर वो भी आपके साथ यहाँ जर्मनी में रह रहे होते या रजिस्टर होते तो पर बच्चा आपको 250 यूरो मिलते। मुझे इससे और एक किस्सा याद आ गया। एक फनी पे एक फैमिली थी और लोग उससे पूछते, जो इंटरव्यू ले रहा था वो उससे पूछता कि भी आपका बिजनेस या क्या है, आप काम क्या करते हो। तो वो आगे से बताता कि मेरे माशाल्लाह 6 बच्चे हैं, तो मुझे जर्मन गवर्नमेंट से ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं, तो मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये फनी है, कोई इस तरह होता नहीं है। साद लगारी साहब इन्होंने कहा है जी कि कैन यू प्लीज़ शेयर द लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स अप्लाइंग जॉब्स सीकर वीज़ा। यार जॉब सीकर वीज़ा पे मैंने वीडियो एक ऑलरेडी बनाई हुई है, जो ख़ास तौर पे 1 साल का जॉब सीकर वीज़ा है। उसमें सारे पॉइंट्स भी मेंशन हैं और उसमें डॉक्यूमेंट्स भी मेंशन हैं, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें और आपको यकीनन इसका आंसर मिल जाएगा। वैसे साद लगारी नाम पढ़ के मुझे याद आ गया है, ये मेरे बड़े अच्छे जानने वाले हैं, तो आप वो वीडियो देखिएगा तो आपको यकीनन ना सारी इन्फॉर्मेशन उससे ज़रूर मिल जाएगी। उसमें होता क्या है, सिर्फ आपके क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका जो एक्सपीरियंस है वो है, और आपकी जो लैंग्वेज है वो है। 3 डॉक्यूमेंट्स ये होते हैं, और चौथा डॉक्यूमेंट्स आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखानी होती है ब्लॉक अकाउंट की, कि भी आप 6 माह का अगर अप्लाई कर रहे हैं तो 930 यूरोज़ को 6 से मल्टीप्लाई कर लें, या अगर आप 1 साल वाला वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो वही 930 यूरोज़ को 1 साल 12 से मल्टीप्लाई कर लें। उतने पैसे आपके पास 11-12 हज़ार यूरो आपके पास होने चाहिए एक इंडिविजुअल के लिए। तो फिर ये 4-5 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और ये सबमिट करवा देना है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, और इसमें मेरी राय, एक ब्रदर हैं, उन्होंने मेंशन किया कि भाई वो मास्टर के यहाँ पे जर्मनी में स्टूडेंट हैं, अपनी डिग्री को प्रलॉन्ग कर रहे हैं ताकि वो जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट स्टेटस है उसको एंजॉय कर सके, और उसके बाद ताकि उनको हेल्थ इंश्योरेंस है वो कम पे करनी पड़े। लेकिन ये तरीका मेरा ख्याल है गलत है, आप अपना नुकसान कर रहे हो, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है, सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे कीमती आपके पास आपकी सेहत है और आपका टाइम है। अगर ये आपके पास टाइम है और आपकी सेहत है तो फिर आप अपने लिए भी कुछ बेहतर कर सकते हो और आप किसी दूसरे के लिए भी बेहतर कर सकते हो। अगर आपकी खुद ही सेहत ख़राब हो, फर्ज करो, वैसे टॉपिक से हट जाऊंगा मैं, तो सेहत भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपको चाहिए जितना जल्दी हो सके अपनी डिग्री अच्छे तरीके से मुकम्मल करो और प्रोफेशनल जो काम करने वाले हैं वो स्टार्ट करो, प्रोफेशनल जॉब करो। स्टूडेंट हेल्थ इंश्योरेंस 100 यूरो सिर्फ पे करनी पड़ती है पर मंथ, ठीक है। और जो प्रोफेशनल है वो डिपेंडिंग अपॉन योर सैलरी, आपकी कितनी सैलरी है वो 15% पे करनी पड़ती है। हाफ आप पे करोगे और हाफ आपका एम्प्लॉयर पे करेगा। तो अगर हाफ की भी बात करें तो वो भी तकरीबन हर बंदा 300 से 400 यूरो पे कर रहा होगा। तो आप 300-400 यूरो हेल्थ इंश्योरेंस, 300 यूरो बचा रहे हो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पर मंथ और अपनी डिग्री को प्रलॉन्ग कर रहे हो। तो अल्लाह के बंदे इसको दूसरे तरीके से सोचो कि आप अपने पोटेंशियल को इस्तेमाल करो, आप जल्दी से डिग्री मुकम्मल करके फील्ड में आओ, इंडस्ट्री में आओ। तो ये जो 300-400 यूरो के पीछे आप बचत कर रहे हो वो उससे कई गुना पैसे आप ज़्यादा कमाना स्टार्ट कर लोगे। अपनी सोच को बड़ा करो, डिग्री को जल्दी मुकम्मल करो। वैसे ये टॉपिक ऐसा है, इस पर मैं दोबारा एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेरे जानने वाले यहाँ पे न्यूरनबर्ग सिटी में भी रहते हैं स्टूडेंट्स, तो वो भी इस तरह की बातें करते हैं जो कि मेरी समझ में नहीं आती, और मैं इनको कोशिश करता हूँ मोटिवेट करने की जितनी जल्दी हो सके वीडियो अपनी डिग्री को मुकम्मल करके इंडस्ट्री में आओ। जो असल में काम करने वाले हैं वो करो। स्टूडेंट लाइफ में 200-400 यूरो 500 यूरो बचाना इज़ नॉट द टारगेट, इज़ नॉट द डेस्टिनेशन। ये आपका गोल नहीं होना चाहिए। अपने गोल बड़े करो, अपना विजन बड़ा करो, ठीक है। तो जितनी जल्दी डिग्री मुकम्मल हो सके वो करो और अपनी मुस्तकिल जॉब है जो स्टार्ट कर सको। अच्छा, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करके जॉब स्टार्ट करो, प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करो, फील्ड में आओ, तो ये अच्छी बात है। लेकिन आप इस चीज़ को भी समझो कि जॉब इज़ नॉट दी लास्ट डेस्टिनेशन, जॉब इज़ जस्ट द बिगनिंग। इस पे भी मैं इंशाल्लाह डिटेल में फिर किसी दूसरी वीडियो में बात करूंगा कि और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं और क्या क्या आपको सोचना चाहिए, अपनी सोच को कैसे बड़ा करना है और क्या क्या आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए अगर आप वाकई मेहनत करना चाहते हो या मेहनत कर सकते हो। तो ब्रदर, ये 2-2, 4-4 महीने, 6-6 महीने 100-200 यूरो बचाने के लिए अपना टाइम ज़ाया ना करो। जल्द से जल्द डिग्री मुकम्मल करके फील्ड में आओ और अपने काम वो स्टार्ट करो। ठीक है जी, ये थी आज की वीडियो, आपके सवाल और मैंने इस पर जवाब दिए। मैं जाते जाते वंस अगेन आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप लोग मुझे मैसेजेस लिखते हैं, अपनी क्यूरीज लिखते हैं और या दुआएं देते हैं,
तो बहुत शुक्रिया आपका। और मेरी जो भी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ, अल्लाह करे वो किसी के काम आए और वो इससे मुफीद हो और वो ज़्यादा बेहतर अपनी ज़िंदगी को करे, कोई ऐसे तरीके से उनको ये इन्फॉर्मेशन उनके काम आए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आपसे दोबारा किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक पे, किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ या किसी नए टूर पे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।